हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 का नेक्स्ट हमारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन हमें मालूम ही है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा O2, जिसमें O ट्रिपल बॉन्ड O रहता है। एंड एट द सेम टाइम हमें पता है कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, 16, 17 एंड 18। और हमें पता है कि दिस वन इज़ रेडियो एक्टिव। तो इतना हमें ये नहीं मिलता है और इसके बारे में हम ज़्यादा करना भी नहीं है। हमें सिर्फ मेनली इसी के बारे में ध्यान रखना है। और अगर हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो हमें मालूम है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक O2 और एक O3। O3 इज़ योर ओजोन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ओजोन के अंदर आप देखेंगे ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड्स इधर और 2 बॉन्ड्स इधर रहती हैं विद ऑक्सीजन इटसेल्फ, एंड इट फॉर्म्स अ स्टेबल पी पाई बॉन्ड। अब आप समझ गए होंगे पी पाई क्या है। दैट इज अ गुड ओवरलैपिंग बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स ऑफ द 2 एटम्स, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म द 2 पाई पी पाई बॉन्ड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले देखेंगे प्रेपरेशंस। आपकी ऑक्सीजन की प्रेपरेशन कैसी है। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का सबसे पहला फॉर्मेशन कहाँ हमने देखा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होती है तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट इज गोइंग टू फॉर्म C6H12O6 plus O2 gas is liberated. So this is the natural formation of oxygen gas. दूसरा जो आप देखोगे वो होगा इन लैब्स। अगर हम लैब में प्रिपेयर करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या मेथड है ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहला मेथड है आपके पास क्लोरेट मेथड। क्लोरेट्स हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं वहाँ पे, या आपके परमैग्नेट्स हो सकते हैं। परमैग्नेट्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव KMnO4, KClO3। पर क्लोरेट में देखें KClO3 के साथ देखें, अगर इसको हम लोग हीट कर देते हैं क्लोरेट को at the temperature of say 420 Kelvin in the presence of a catalyst manganese oxide, तो हमें क्या मिलता है, KCl plus O2 gas is liberated। अब यहाँ पे MnO2 क्या काम कर रहा है, MnO2 कुछ नहीं, इट इज़ वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन फास्ट हो जाती है, अदरवाइज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज वेरी स्लो। अगर ये मान लीजिए MnO2 ना होता तो उस समय पे ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होती, तो ये टेम्परेचर होता है लगभग 670 टू 720 केल्विन। यानी कि अगर इतना हाई टेम्परेचर होता तो जाके ये अपने आप डिसोसिएट हो जाता, मगर क्योंकि इसमें MnO2 प्रेजेंट है तो ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है। सो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ MnO2, yes, it is going to decrease temperature फॉर द रिएक्शन। यानी कि अब मैं कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके इस रिएक्शन को कंडक्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूल जो मुझे चाहिए वो भी कम हो जाएगा। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। सो MnO2 इज़ यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है, मान देखिए ये पोटाशियम है, ये क्लोरीन, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, 7। हमें पता है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही कोवेलेंसी भी होती है, ये हमने क्लास 11 में कंफर्म किया था। अब इसमें क्या होगा, आपके जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं ये दोनों ब्रेक करेंगे एंड दिस विल रिलीज एज ऑक्सीजन गैस एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विल कंबाइन टुगेदर। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म O2 एंड KCl। आप किसी भी रिएक्शन को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी याद नहीं होगी। ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ बॉन्ड डिसोसिएशन इज गोइंग ऑन। अगर हमें बॉन्ड का ब्रेक समझ में आ जाएगा कहाँ से हो रहा है, वो रिएक्शन इजिली हमें दिमाग में बैठ जाएगी, छप जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड इज योर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड मेथड इन लैब अगर आप देखेंगे फ्रॉम दीज रिएक्शंस, और एक और देख लेते हैं इसी में, हमने परमैग्नेट की बात भी की है। चलिए परमैग्नेट में देखते हैं KMnO4 पोटाशियम परमैग्नेट। अगर हम इसको हीट कर दें सो वी विल गेट K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस
ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. बट मोस्टली इसमें क्लोरेट एग्जाम्पल पूछा जाता है, पोटाशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन कम पूछी जाती है. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट बिकॉज कई लोगों में ये क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये रिएक्शन होता कैसे है. ठीक है, सो जस्ट इन टू शांत करने के लिए आप लोगों की क्यूरियोसिटी को ये मैंने आपको बता दिया है. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट मेथड कौन सा है फॉर्मेशन का इसका? इट इज़ द पेरोक्साइड. अगर हमारा डिसोसिएट हो जाए तो आपने क्लास 11 में जब हाइड्रोजन पढ़ा था तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन देखी थी. जब ये डिकम्पोज होता है in the presence of some catalyst, then at that time it releases oxygen. एग्जाम्पल देखते हैं, पेरोक्साइड का ही एग्जाम्पल देखते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 aqueous कंडीशन में, ठीक है, it is going to get decomposed in the presence of a catalyst. Let us say it is a magnesium oxide, manganese oxide. ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा? आपके लिए वाटर बनाएगा, क्योंकि H2O2 है. इट इज़ गोइंग टू डिसोसिएट into water which is going to be liquid and oxygen gas will be liberated. Basically यहाँ पे जो भी catalyst होता है इस केस के अंदर it is a metal oxide. It is a metal oxide. ठीक है, क्योंकि metal oxide जो होते हैं they are basic in nature. ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन लिबरेट करनी है, ऑक्सीडेशन कॉज करनी है, we will need a metal oxide. ठीक, उसके बाद आप वैसे भी देखो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है. एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा था. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ रही थी, जो कि मेटल्स में ज़्यादा मिलती है. एंड दैट इज़ वाई वी नीड अ मेटल ऑक्साइड है सो दैट ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. सिमिलरली आप देखिए, अगर हम सोडियम पेरोक्साइड ले लें, Na2O2 लेते हैं और इसको डिसोसिएट करते हैं. ऑब्वियसली जब हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वी विल हैव टू ऐड वाटर टू इट. तो हमें क्या मिल जाएगा? Sodium hydroxide plus oxygen gas will be liberated. So this is how we have to do the decomposition of a peroxide to produce oxygen gas. ठीक है जी. So सबसे पहला हमने देखा photosynthesis which is a natural process. उसके बाद हमारे पास आ गया in lab, जब हम बनाना चाह रहे हैं from chlorate, nitrate per potassium per magnet, KClO3 की decomposition करेंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगा. Next method is from peroxide. Third method, नंबरिंग कर लेते हैं, will be more easy. 1, then it is number 2 in labs जिसमें आपने 2 रिएक्शंस किए हैं. नंबर 3 इज इन पेरोक्साइड. ठीक है, पेरोक्साइड के साथ भी जो रिएक्शन हो रहा है ऑब्वियसली वो भी आपका लैब्स में ही हो रहा है. इंडस्ट्रियल मेथड बिल्कुल डिफरेंट है. नंबर 4 देखते हैं हमारा इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरीके के हैं. ये भी आपने पहले किए हैं तो आपको याद आ जाएंगे कौन कौन से हैं. फटाफट देखते हैं. सबसे पहला है इसका इंडस्ट्रियल मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. आपने क्लास 10 में किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमने वोल्टामीटर की बात की थी. यानी कि वाटर की अगर हम डिसोसिएशन करते हैं इन एसिडिक मीडियम, आपको याद आया होगा हमने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था लिक्विड के अंदर एंड इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया था. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का केस भी है ये. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से हमने पास किया. यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड यू विल गेट ऑक्सीजन गैस अनडाउटेडली इन द रेशियो ऑफ 2:1. और हमें पता है हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होता है? कैथोड पे. कैटायन कैथोड पे जाता है, अनायन एनोड पे जाता है. तो एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ठीक, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इन केस इन द इंडस्ट्री. दूसरा मेथड कौन सा है? ये भी आपने किया है. अब थोड़ा और पीछे जाते हैं. दूसरा मेथड हमारे पास होता है इन केस ऑफ, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, यानी एयर से. एयर में क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने क्या किया, एयर को लिया और एयर को हमने बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर डाल दिया. आपको याद आना चाहिए जब हम लोगों ने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी तो लास्ट में हमने एयर से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था. तो बहुत लो टेम्परेचर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगी, यानी कि सॉलिड CO2 निकल जाएगा विच वॉज कॉल्ड एज ड्राई आइस. और उसके बाद हमने इसको प्रेशर से रिलीज़ किया, वेरी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर से रिलीज़ किया. जब उसको हाई प्रेशर से रिलीज़ किया तो सारी की सारी गैसेस क्या हो गई थी आपकी? लिक्विफाइड. लिक्विफाई होने के बाद सेडिमेंटेशन हो गया, यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे बैठ गई थी. और इस लिक्विफाइड गैस के अंदर से जब हमें सडनली प्रेशर को रिलीज़ किया, लो प्रेशर पे डाला, तो इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग.
जब एक्सपैंड करी तो आपने देखा कि डिफरेंट गैसेस वर मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑक्सीजन सबसे ऊपर निकल गई थी, ठीक है, और बाकी आपकी गैसेस जैसे नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, ये सेपरेट आउट हो गई थी। सो आपको इस तरह से तीनों डिफरेंट गैसेस मिल गई और यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। अब मान लेते हैं ये जो ऑक्सीजन गैस निकला है इट इज़ नॉट द प्योर ऑक्सीजन, फिर क्या करें? दिस ऑक्सीजन माइट नॉट बी प्योर, माइट नॉट बी प्योर। तो मुझे क्या करना है? मुझे तो प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन में मान के चलो नाइट्रोजन हो जाए या कोई और गैस आर्गन हो जाए, ये मिक्स थी, तो मैंने क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे ही किया मुझे मेरी ऑक्सीजन सेपरेट गैस मिल गई। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल मेथड दो हैं, पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा है आपके पास फ्रॉम द एयर treated under very low temperature and high pressure and suddenly pressure is released that will cause the segregation of the gases at different level। फिर भी प्योरीफाइड चाहिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कीजिए एंड यू गेट द प्योर ऑक्सीजन। लेकिन समटाइम्स हम इंडस्ट्री के अंदर भी प्योर ऑक्सीजन बनाने का एक और तरीका अप्लाई करते हैं और वो मेथड क्या है? दैट इज अ फिफ्थ मेथड। ये हो गया आपका नंबर 4। This is 1, this is 2, this is your third method of preparation, this is your fourth method of preparation। उसमें भी एक ये है और दूसरा मेथड ये है, ठीक है। इसको हम ए बी कर लेते हैं चलो, so that we do not get confused। चौथा मेथड हो गया। Now let us move on to the fifth method of preparation of डाईऑक्सीजन। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाईऑक्सीजन क्या है? आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है जी। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी अलोंग विद बेरियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन आपकी होगी प्योर। दिस इज द प्योर ऑक्सीजन एंड वी डू नॉट नीड टू अंडरगो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्वस कंडीशन और ये आपका हो जाएगा प्योर गैसियस फॉर्म विच विल बी लिबरेटेड। डाईऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की हम लोग ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी फटाफट से देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस। कोई स्मेल होती है गैस की? नहीं होती ना। सो इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इट इज़ ऑल्सो टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है। देन इट इज़ लिमिटेड solubility, it has limited solubility in water, it has limited solubility in water, मतलब इतने का है कि just sufficient to support aquatic life। यानी कि पानी के अंदर जो भी जीव जंतु हैं उनकी जितनी की रिक्वायरमेंट है बस उतनी ही सॉल्युबल रहती है ये। यानी कि इट इज़ की सॉल्युबिलिटी है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। पानी के अंदर सिर्फ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ही ये डिजॉल्व रहती है, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देन यू कैन से इट कैन बी लिक्विफाइड, it can be liquefied by increasing pressure, right? And obviously it can be liquefied by decreasing temperature। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एट 90 केल्विन इसको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं एंड इट फ्रीजेज एट 55 केल्विन। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कितने टेम्परेचर पे हम ऑक्सीजन की गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर इट इज़ 90 केल्विन। 90 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इट इज़ गोइंग टू लिक्विफाई। नेक्स्ट आप देखोगे इट हैज़ स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स हमने पहले ही किए हैं। कितने हैं इसके? 3 आइसोटोप हैं, 8, 16, 8, 17 एंड 8, 18, ठीक है। हालांकि 18 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बट इट हैज़ अ स्टेबल आइसोटोप का मतलब है नेचर में वी कैन फाइंड इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इट शुड बी डायमैग्नेटिक, बट
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इट स्टिल हैव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट हैज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इट हैज़ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, नॉट द डायमैग्नेटिक। लुक एट इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन जो है इट कैन डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बट this bond dissociation energy is very very high, so this do not occur at room temperature, यानी कि आराम से ये टूट नहीं सकता है बिकॉज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। आप मार्क कर सकते हो दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 493.4 किलो जूल पर मोल, राइट। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, it once starts becomes spontaneous। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले तो ये काम होता नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये हो जाता है तो इसमें से इतनी का ज़्यादा एनर्जी निकलती है बिकॉज दिस इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, माने कि इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू कंटिन्यू दिस रिएक्शन। इसीलिए एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद लगातार ये चलती रहती है, इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इट इज न्यूट्रल, माने एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, बिकॉज इट कॉजेज नो चेंज इन लिटमस पेपर, इट कॉजेज नो चेंज इन लिटमस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आपको मालूम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इट सपोर्ट्स कंबस्टन। ऑक्सीजन होगी तभी कुछ जलेगा, नहीं तो जलता नहीं, सो इट सपोर्ट्स कंबस्टन। नेक्स्ट आप देखोगे, इट रिएक्ट्स विद ऑल मेटल, सभी के साथ रिएक्ट करती है ये ऑक्सीजन, एक्सेप्ट, आप समझ ही गए कौन से, वो मेटल्स जो कि इनर्ट होते हैं, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड नोबल गैसेस। इनके साथ रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो आप याद रखेंगे कि गोल्ड, प्लैटिनम और नोबल गैसेस के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन बहुत ही कम पाई जाती है। देखिए, वैसे तो लिखा जाता है नो रिएक्शन, इट डज नॉट रिएक्ट, मगर ध्यान रखिए जब भी ये कहते हैं डू नॉट रिएक्ट, इसका मतलब ये होता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस अगर हम चाहें तो ये रिएक्शन करवा सकते हैं, बट वी विल नीड टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर द रिएक्शन। वो टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो कोई कैटलिस्ट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल देखें, मेटल के साथ रिएक्शन जब होती है, सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन से रिएक्ट करे ऑक्सीजन तो Fe2O3 बनाएगा। ऑब्वियसली वी कैन बैलेंस इट, ये आपकी आ जाएंगी 4 4 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 2। ठीक है, इसको बैलेंस करने चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 इधर, 2 इधर, 2 बचाइए इधर, 2 इधर, 2 2 4 और 2 इधर। ठीक है, so this is what is the reaction with your metals. It is going to react with all the metal except it is not going to react with this gold, platinum and noble gases. आप देखो, इसमें हमने alkali metal ले लिए, alkali earth metal ले लिए, हमने P block ले लिया, हमने D block भी ले लिया। ठीक है, now let us look at these reactions with non metals. नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगी, देखो, अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट, बोथ ऑफ दीज गैसेज आर वेरी वेरी स्टेबल गैसेज, तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ेगा आपको एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 1073 केल्विन, सो इट विल फॉर्म वाटर।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान है आपके पास। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बारिश होती है, तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो भी कंबाइन करती हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक जो आपकी लाइटनिंग हो रही है उसकी वजह से होता है। लैब में करेंगे तो आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, NO। सल्फर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कीजिए, SO। कार्बन के साथ कीजिए। देखिए, आप एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मोर ऑफ द कार्बन, लेस ऑफ द ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगा। नाउ ऑल ऑफ दीज आर गैसेस। नाइट्रोजन फैमिली, सल्फर फैमिली, कार्बन फैमिली, इनके साथ गैसेस बना रहा है, ठीक है। लेकिन आपका फॉस्फोरस है जिसके साथ ये नहीं बनाएगा, जिसके साथ ये सॉलिड बना रहा है। P4O10 विल बी अ सॉलिड, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। अब हम देखें, मेटल के साथ देखिए आपने, नॉन मेटल के साथ देखी, एक और देखते हैं हम लोग कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है विद कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब है एक मेटल नहीं है, एक नॉन मेटल नहीं है, यानी कि ना तो खाली डाई मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ना ही सिंपल मेटल्स हैं। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। जब भी आपके पास कंपाउंड्स आएंगे तो ऑक्सीजन गैस जो है, यानी कि डाई ऑक्सीजन जो है, इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता ही है इसके पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, किसी को देगा तो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, HCl है, HCl के साथ जब ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, इसने इसको ऑक्सीजन देना ही तो है, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन देगा, तो वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देगा। मगर ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं हो रही, वी नीड 700 केल्विन फॉर दिस एंड कॉपर क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। देखो, आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करके देखो, अमोनिया भी एक कंपाउंड है, इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर विल बी 1073 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। सो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर विल बी लिबरेटेड इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। सिमिलरली आप देखेंगे रिएक्शन में, मान ले इसको बैलेंस करने चले अगर रिएक्शन को, तो बनाएं जरा, कैसे बैलेंस करोगे आप। सो इसमें आप 4 नाइट्रोजन चाहिए हमें, 4 NO बन जाएंगे, 6 वाटर बनेगा आपका, और 5 आपके O2 बन जाएंगे। बच्चों, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखनी, क्योंकि ये एक रिएक्शन है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाने में काम आती है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NO। थर्ड प्रोसेस देखते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे, व्हाट विल हैपन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, सो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू SO3। लेकिन ये रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और 723 केल्विन पे रहेगी। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये प्रोसेस काम आता है किसमें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। हम जब सल्फर पढ़ेंगे तब ये फिर रिएक्शन आएगी, इसलिए इसको ध्यान रखिए। सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो एट हाई टेम्परेचर, it is going to form the sulfur trioxide, and this process is a part of contact process. Contact process is used for the manufacturing of sulfuric acid, और उसमें ये एक स्टेप है, it is a step of contact process. Similarly ये क्या है, it is a step of Ostwald process, जिसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और रिएक्शन है, सल्फर की रिएक्शन ही है in the presence of oxygen gas, and it is going it should be carbon disulfide, so it is the carbon disulfide, क्योंकि S2 तो मॉलिक्यूल ही नहीं होता ना। कार्बन डाइसल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बैलेंसिंग करेंगे तो 2 है तो ये 2 हो जाएंगे, 2 2 4 है, ओके, लेकिन 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर, ठीक है, 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 और 2 4, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग, 4,
4 नहीं, इट इज़ 2 यहाँ है, 2 इंटू 2 4 6 कार्ब ऑक्सीजन है, सो इट विल बी 3 ऑक्सीजन. सिमिलरली लेट अस से कि जिंक सल्फाइड के साथ या किसी भी मेटल सल्फाइड के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं. ये तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ है विच इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है, कंपाउंड है. जिंक का एग्जाम्पल देखते हैं. ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन की हमें क्या मिलेगा, जिंक का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. बच्चों ध्यान से देखना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस आपके मेटलर्जी में काम आने वाले हैं. ठीक है, सल्फाइड का हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया. और आपको याद होगा मेटलर्जी में हमने क्या कहा था कि हम लोग ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड से फिर उसकी रिडक्शन करेंगे, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसकी रिडक्शन करते हैं. जब सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, वन था कैल्सिनेशन, दूसरा था आपका रोस्टिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. सो मेटल सल्फाइड जिंक सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन. देन नंबर 6 में अगर हम देखें एनी हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन, ये तो आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए. कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सा भी ले लो. मीथेन ले लेते हैं. चलो, मीथेन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ की, यू गॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बैलेंसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन आ जाएगी. ठीक है, एक कार्बन बैलेंस हो गया. सिमिलरली चलो एक और देख लेते हैं, C2H6 के साथ देखें. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, आई गॉट कार्बन डाइऑक्साइड, आई गॉट वाटर. 6 हाइड्रोजन है तो 3 लगा दिया मैंने, 2 कार्बन है तो 2 लगा दिए. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 7. 7 ऑक्सीजन चाहिए, आई कैन राइट 7/2. अगर 2 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. सो आई विल गेट 2 कार्बन Ca2 7O2 4. देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 और 2 4, 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 14. सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है जी. इस तरह से आप कंबस्टन का सिंपल एक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 11 में किया है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंस नंबर आता है दैट इज 3n+1 डिवाइडेड बाय 2. ये ऑक्सीजन आती है और इसमें n क्या है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम. पुट करके देखते हैं, 2 है, n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 3 6 + 1 7, 7/2, यही आ रहा था. तो जहाँ भी आपको हाइड्रोकार्बन के साथ कंबस्टन करनी है आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के यूजेस क्या हैं. सबसे पहला कॉमन है आजकल, आप समय देख ही रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. देन इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स, जो भी हमने ऊपर देखा. ठीक है, कहीं पर फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो कहीं पर खाली ऑक्सीडेशन या किसी पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए यूज़ हो रहा है. सो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टील, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलर्जिकल प्रोसीजर हैं, या मेटल की फैब्रिकेशन में भी इसका काम यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन यू नो इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका यूज़ हो रहा है. देन वी कैन से दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एन ऑक्सीहाइड्रोजन, ऑक्सीहाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस में. ठीक है, जो कि यूजली हम लोग वेल्डिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू लिबरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एज अ रिजल्ट वी यूज़ इट इन कटिंग टूल्स, वेल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस. बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कि अगर डाइवर्स हैं आपके या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर लोग रह रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो अंडर वाटर डाइविंग के लिए एंड माउंटेनियरिंग के लिए, हाइट पे जाना हो हमने, और पायलट्स एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, दे विल नीड दिस ऑक्सीजन एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. सो दे आर गोइंग टू यूज दिस ऑक्सीजन इन देयर ऑक्सीजन सिलेंडर्स. इसके अलावा आपने देखा है इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, प्रोपेलिंग के लिए. ठीक है, नंबर 4 आप देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
in the manufacturing of organic compounds, जैसे कि आपकी हमने भी देखा सल्फर डाइऑक्साइड बनी, फिनॉल बनता है, ये सारे के सारे जो हैं, फिनॉल तभी बनेगा जब OH होगा, OH के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो इन सब कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम एक यूज़ और देखते हैं इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिनगैस। सिनगैस आपको याद आ जानी चाहिए, हमने क्लास 11 में पढ़ी थी हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, CO+H2 गैस। ठीक है, सिनगैस की फॉर्मेशन भी, और इस सिनगैस बनाता क्या था, मीथेन, हाइड्रोकार्बन बना रहा था। तो देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिनगैस, और ये सिनगैस यूज हो रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनाने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रहा है एज अ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं आप उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए या स्टील बनाने के लिए, रॉकेट फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इसको हम बहुत सारी माइंस में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन माइंस एज एन एक्सप्लोसिव। क्यों? बिकॉज कार्बन डस्ट के साथ जब हम ऑक्सीजन डालते हैं तो इट कॉजेज एन एक्सप्लोजन, और यही एक्सप्लोजन चट्टाने तोड़ने के लिए काम आती हैं ताकि हम उसके अंदर फर्दर माइनिंग कर सकें। ठीक है, इट इज़ वर्किंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने देखा ही था कि कितने सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहा था, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। पेरोक्साइड के अंदर से जब ऑक्सीजन निकलता है इट कॉजेज ब्लीचिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो 818 आइसोटोप है, इट इज़ यूज्ड फॉर टू स्टडी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इन केमिस्ट्री। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम थोड़ा सा और देखें, हमने हॉस्पिटल की बात की जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर रहे थे। ठीक है जी, हमने इसके अंदर टॉर्चेस की बात की जो हम वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या कटिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन, हाँ हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन के यूज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस में तो हमने कर लिया, लेकिन प्लांट की रेस्पिरेशन में, हमारी अपनी रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन का यूज़ है। ठीक है जी, देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिन गैस, देन फॉर हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है। मेटलर्जी में यूज़ हो रही है ये ऑक्सीजन। ठीक है, सो यू कैन समराइज इन डिफरेंट वेज, यू कैन सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द सिंपल ऑक्साइड्स। हम यहाँ पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की भी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल ऑक्साइड्स की बात करने वाले हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with other elements are called oxides। ठीक, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड। तो अगर हम बाइनरी ऑक्साइड्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये क्या कंपाउंड्स बनेंगे वो देखते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स जो इसके ऑक्सीजन के होंगे, या तो ये आयनिक कंपाउंड होंगे या ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जो ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बना रहा है। कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो ये P ब्लॉक के साथ बनाएगा। इसके अलावा ये कुछ मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स भी कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, मिक्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एग्जांपल देखो, जैसे Fe3O4 हो गया, Pb3O4 हो गया, Mn2O3 हो गया। अब आप समझ सकते हो Fe3O4 क्या होता है, FeO एंड Fe2O3। आपको याद होगा दिस इज कॉल्ड एज आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली आप MnO में देखो, MnO एंड MnO2, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। सिमिलरली यू हैव इन PbO 2 PbO अलग से होते हैं और इसके साथ एक PbO और रहेगा। ठीक है, 2 PbO2 रहेगा, एक PbO2 रहेगा और 2 PbO कनेक्ट करते हैं टुगेदर एंड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोजन में भी आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे थे, लाइक कॉपर सल्फेट का हमने देखा विथ 5H2O, उसमें डायरेक्टली 4H2O कॉपर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और पांचवा हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कनेक्टेड था। तो आपको याद होगा हमने हाइड्राइड फॉर्मेशन किया था, हाइड्रेट फॉर्मेशंस किए थे इन केस ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर में, जहाँ हमें ये देखा था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो हम मॉलिकुलर फार्मूला क्लब में लिखते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते हैं तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दीज बाइनरी कंपाउंड्स कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक, कैन बी एम्फोटेरिक इन नेचर, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या फिर दीज आर दी एब्सोल्युटली सिंपल वंस। अब अगर हम सिंपल बाइनरी का देखो, हमारे पास दो तरह के हो गए, एक हमारे सिंपल, इसको इस तरह से आप देख सकते हो, लेट्स नॉट सेपरेटेड फ्रॉम हियर, वन इज सिंपल वन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, इसके अलावा वन इज आयनिक वन इज कोवलेंट। देन वी हैव एसिडिक, वी हैव बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अगर हम एसिडिक कंपाउंड्स की बात करें तो आप देख सकते हो एसिड जो भी बन रहे हैं लाइक H2SO3, इट्स एन एसिडिक कंपाउंड। बेसिक की बात करें तो आप देखोगे वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बिकॉज ऑक्साइड जब पानी में मिक्स होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर आप एम्फोटेरिक की बात करें तो आपको मालूम ही है Al, यस Al H2O6 3 पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये आपके पास उस एम्फोटेरिक आ गया। अगर आप न्यूट्रल का एग्जांपल देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, दीज आर ऑल द न्यूट्रल कंपाउंड। अभी इसको और समझते हैं फिर क्लियर हो जाएगा हमें। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको एक बार फिर से, तो बाइनरी कंपाउंड्स या बाइनरी ऑक्साइड्स जो आपके हैं उन्हें हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, एक है आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एक है आपके एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। तो ये इस तरह के ये आपके सिंपल ऑक्साइड्स आएंगे। तो आपके पास इस तरह की इसकी क्लासिफिकेशन सी बन जाएगी। कुछ एग्जांपल्स फटाफट से रिलेट कर देख लेते हैं। एसिडिक की सबसे पहले देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SO2 के अंदर जब आप वाटर ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको H2SO3, लेकिन अगर आप SO3 में पानी ऐड करते हो तो आपको मिलेगा H2SO4, और ये दोनों ही आपके एसिडिक रेन के पार्ट्स हैं, क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर के अंदर SO2 और SO3 गैस मिलती है जब बारिश होती है, पहली बारिश होती है और एनवायरनमेंट हमारा बहुत पॉल्यूटेड होता है, तो इट फॉर्म्स एसिड रेन जिसमें आपको सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम बेसिक का। कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, दैट इज क्विक लाइम, पानी में मिक्स किया, यू विल गेट स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी में मिक्स किया, यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, सो अगर हम एम्फोटेरिक की एग्जाम्पल देखें तो एम्फोटेरिक की देखें तो हमारे पास ये आ जाएगी एल्यूमिनियम की, जिंक की भी आ सकती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ ऐड किया है, दोनों मीडियम में ऐड करोगे क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। अगर HCl के फॉर्म में करते हैं यानी एसिडिक मीडियम में करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म विद H3 3 पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पानी के साथ मॉलिक्यूल बनेगा। एंड देन अगर आप NaOH के साथ कर रहे हो तो आपको मालूम है एम्फोटेरिक है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, सो इट इज Na3AlOH6, दिस इज गोइंग टू बी द कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली आप देखें P4O10, P4 आप मुझे बताएंगे ये एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। P4O10 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म H3PO4। अब बताइए ये एसिडिक है या बेसिक है या एम्फोटेरिक है? अनडाउटेडली इट इज फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, सो दिस रिएक्शन इज व्हाट, इट इज विद एसिडिक। ठीक है,
एक और एग्जांपल बताइए, N2O5 विथ वाटर। ये सब रिएक्शंस हमने क्लास 11 में की हैं, तो क्या बना देगा? यस, इट इज गोइंग टू फॉर्म HNO3 विच इज द नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आप देखो Cl2O7 Cl2O7 के साथ जब वाटर की रिएक्शन होती है तो इट गिव्स यू HClO4 एक्वस फॉर्म में मिलती है आपको, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज गोइंग टू फॉर्म पर क्लोरिक, और ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछी गई है, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। Cl2O7 के साथ यानी HCl वाला कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है। इट इज नॉट गोइंग टू मूव आउट, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ एसिड, HClO4 बना देगी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम H3PO4 विच इज एसिडिक, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करें तो आपको मालूम है क्या बनना चाहिए? इट इज गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सो Na3PO4 प्लस वाटर विल बी लिबरेटेड। 3 मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे, 3 आएंगे, 3 सोडियम है तो 3 सोडियम यहाँ हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन ये 3 एंड 4 7, 1 फॉस्फोरस 3 सोडियम 3 सोडियम। सिमिलरली चलिए थोड़ी सी रिएक्शंस और देखते हैं। हमें जितनी ज़्यादा रिएक्शंस हम देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। SO2 अगर NaOH के साथ रिएक्ट करे, NO2 इन दी एक्वस मीडियम, तो हमें समझ में आ ही गया क्या होने वाला है। SO2 पहले वाटर से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा ये दोनों मिलके, दिस इज गोइंग टू फॉर्म H2SO3 बनाएगा, फिर इन दोनों की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे? Na2SO3 प्लस H2O। सिंपल है रिएक्शन, मुश्किल नहीं है। देख के रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है आपको कि ये रिएक्शंस हो कैसे रही हैं, रटना नहीं है रिएक्शंस को कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। पहले देखिए दोनों रिएक्ट करेंगे, दे आर मोर रिएक्टिव टू ईच अदर। सल्फ्यूरस एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरस एसिड जब NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा इट इज गोइंग टू कॉज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम, सोडियम इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, चलो 6th रिएक्शन देखते हैं हमारी। Na2O रिएक्ट्स विद ट्वाइस ऑफ द HCl, तो आप बताइए क्या बनेगा? अब देखो Na है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा? NaCl, और बचा क्या है? H और O2 यानी H2O बन जाएगा। सो आपके पास फिर एक सॉल्ट आ गया, एंड दिस इज व्हाट? Na2O, यानी कि ये बेसिक ऑक्साइड है, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। अब सोच सकते हैं इसमें रिएक्शंस कैसे हुई। देखो अगेन बेसिक ऑक्साइड है तो इसका मतलब ये पहले पानी से रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा। ठीक है, अब ये NaOH में क्या होगा? ये इट विल ब्रेक, और यहाँ से HCl है, इट विल ब्रेक। सो H इज गोइंग टू गो विद NaOH, Na, और ये Cl के साथ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू अकर, क्योंकि NaO डायरेक्टली तो हो गई नहीं रिएक्शन। अब हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं या सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं एक्चुअली में कितनी तरह के होते हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है उसके बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितनी तरह की ऑक्सीजन, इस कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है उसके हिसाब से क्या हमारा ऑक्साइड होगा। देखो अब एक तो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड आ गया, हमने बात की है पहले ही, नॉर्मल ऑक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -2, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पॉलीऑक्साइड्स। अब ये जो पॉलीऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट इक्वल टू -2, वो कभी भी -2 के बराबर नहीं आएगी। तो अगर ये -2 नहीं है फिर ये क्या हो सकती है? अब पॉलीऑक्साइड के अंदर हम फर्दर आ जाए, 2 अलग कर लेते हैं। नंबर 1 इज पर ऑक्साइड एंड नंबर 2 इज सुपर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड में हमें मालूम है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है ऑक्सीजन का? -1,
सुपर ऑक्साइड में -½ ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, पेरोक्साइड H2O2, Na2O2, BaO2, ये सब पेरोक्साइड्स हैं। PbO2, ठीक है। इन सब के अंदर आपको पेरोक्साइड स्टेट मिलेगी आपकी ऑक्सीजन की। PbO2 एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन मान के चल सकते हो आप, क्योंकि ये PbO2 में दोनों तरह के आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं, पेरोक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी। सो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इफ़ यू फील कंफ्यूज्ड, जस्ट रिमेंबर दीज वंस। सुपर ऑक्साइड्स में KO2 एंड PbO2 को आप याद रखिएगा, ठीक है जी। सो दीज आर दी नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड दी पेरोक्साइड्स। अब अगर नॉर्मल ऑक्साइड पेरोक्साइड है तो एक और भी तो हो सकती है, दैट इज सब ऑक्साइड्स। अब सब ऑक्साइड्स में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द नॉर्मल मॉलिक्यूल, लाइक यू हैव N2O, ठीक है। इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। देन आपके पास आते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड्स लाइक वी हैव Fe3O4, Pb3O4, Mn2O3. These are the mixed oxides. This is the classification of the oxide on the basis of the amount of oxygen in the molecule. Let's move on to the last molecule, or the last molecule of ozone, of oxygen, जो हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन, O3। ऑक्सीजन आपको मिलती है इन, ओजोन मिलता है आपको अपर एटमॉस्फेयर में, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, ठीक। ओजोन बनती कैसे है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जब यूवी रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ओजोन बनता है, मगर ओनली 10% ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। जितनी भी ऑक्सीजन मिली पड़ी होगी वहाँ पर अवेलेबल होगी, उसमें से सिर्फ 10% ही ओजोन में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये लैब में क्रिएट करनी है, तब कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, ऑक्सीजन को हम लोग एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं इसको, सो दैट। अब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है एनर्जी इज बीइंग गिवन। साइलेंट का मतलब है विच इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है हाई टेम्परेचर पे ओजोन डिकम्पोज कर जाती है। तो अगर ऑक्सीजन से मुझे ओजोन बनाना है तो इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं ये मॉलिक्यूल, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, डिस्चार्ज देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाए। और ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी मुझे स्लो देना है। और ये कैसे पॉसिबल होता है, इट इज स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू, धीरे धीरे पास किया जाता है। स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, ओजोन। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तभी तो जब हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं तो ही ये रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब एनर्जी टू प्रोड्यूस अ बॉन्ड, ठीक है। सो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गया आपका एंडोथर्मिक। लेकिन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओजोन विल डिकम्पोज। अब आप सोच रहे होंगे कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ा दी जाती है तो वो तो फेवरेबल होता है। यहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट हीट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ नॉट हीट, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज बीइंग गिवन। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फेवरेबल नहीं है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी दी हीट एनर्जी। पॉइंट टू नोट, इट इज नॉट द डायरेक्ट हीट एनर्जी। इस रिएक्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज 142 किलो जूल पर मोल। इससे ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन,
ओजोन से ऑक्सीजन की तरफ फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी. सो इट डिकम्पोजेस इनटू ऑक्सीजन एंड ओजोन, नेसेंट ऑक्सीजन. आपको ये याद होगा, हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, नेसेंट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. ठीक है जी, इज formed. If temperature is increased, ozone decomposes into oxygen and nascent oxygen, and its formation माने ozone की formation is reduced. What if मुझे ज़्यादा चाहिए, यानी कि if more than 10% ozone is required to be formed, then what? Then I will use ozonizer. Then ozonizers are used, and pure ozone, which इसका boiling point होता है 385 Kelvin, can be condensed. उसको हम condense करते हैं, यानी कि drop form में लाएंगे. It is condensed in a container, क्योंकि टेम्परेचर मुझे लो रखना है. इट इज कंडेंस्ड इन अ कंटेनर सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन. अब आप सोचो लिक्विड ऑक्सीजन कब होगा? जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा. सो हम उसके इर्द गिर्द लिक्विड ऑक्सीजन रखते हैं विच इज़ एट वेरी लो टेम्परेचर, और उसको ओजोनाइजर में से पास कर देते हैं. ओजोनाइजर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ये लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करके ओजोन में कन्वर्ट कर पाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज ओजोनाइजर वी नीड. ठीक है जी. ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. यूजुअली जो ये ओजोन रहती है, इट इज़ पेल ब्लू गैस. ठीक है जी. लेकिन अगर हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लें तो इट विल बिकम अ डार्क ब्लू कलर्ड लिक्विड, और अगर कहीं इसको सॉलिडिफाई कर दे तो ये और डार्क हो जाता है, यानी कि ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है. सो वॉयलेट ब्लैक कलर होता है इसका सॉलिड फॉर्म में, डार्क ब्लू कलर मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में, और पेल ब्लू मिलेगा आपको गैस फॉर्म के अंदर. इट इज़ हैवियर देन एयर. ठीक, इसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 385 केल्विन है, 385 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 24 केल्विन. नेक्स्ट, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. जैसे ऑक्सीजन भी बहुत कम सॉल्युबल होती है, वैसे ही ये भी बहुत कम सॉल्युबल है. एट द सेम टाइम इट इज़ मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होती है, क्योंकि हमने चैप्टर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, माने ये ऑर्गेनिक है इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी. पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर. सो सेम सिमिलर डिसॉल्व्स इन सिमिलर. डाई ऑक्सीजन हमने देखा था कि वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ओजोन कैसा है? डायमैग्नेटिक. माने अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस ओजोन को डाल दें तो इट विल स्टार्ट रिपेलिंग, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड, इट इज गोइंग टू बी रिपेल्ड. नंबर 5 नेक्स्ट देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पक्की बात है, ओजोन के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? देखो, ओजोन जब भी डिस्कम्पोज होगा ऑक्सीजन रिलीज करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इट इज़ वेरी रिएक्टिव. तो रिएक्टिव होने की वजह से ओजोन डिकम्पोज करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है विच इज़ वेरी रिएक्टिव, और जिसके पास भी जाएगा मॉलिक्यूल के पास उसको ऑक्सीडाइज कर देगा. दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम इसमें. लेटर से हमने गैलीना लिया PbS और इसको ओजोन के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला PbSO4 प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिमूव्ड. ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है. गैलीना की ओजोनाइजेशन करें तो हमें सल्फेट मिलता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है. ठीक है, और भी रिएक्शंस करेंगे लेटर ऑन जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. अभी के लिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और ही थोड़ा ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट इज इट हैज़ अ वेरी पिक्यूलर ऑर्डर. ओजोन की बहुत ही, हम इसे ये नहीं कह सकते कि इसकी ऑर्डर बैड है या बहुत अच्छी है, लेकिन ऑर्डर बड़ा बड़ा अलग सा है इसका ऑर्डर. ठीक है,
इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट सी पता चल जाता है कि ये ओजोन है। नेक्स्ट इज इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक कम अमाउंट में रहे तो हार्मफुल नहीं होती। इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज नॉट हार्मफुल। लेकिन कितनी कॉन्सेंट्रेशन? इट इज 100 पार्ट्स पर मिलियन। 100 पार्ट्स पर मिलियन तक इससे कोई नुकसान हमें नहीं होता। प्लीज़ रिमेंबर इट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट अवे 1 मार्कर आ सकता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपकी ओजोन जो है वो हार्मफुल नहीं होगी। सो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ गोइंग टू बी 100 पार्ट्स पर मिलियन अगर है कॉन्सेंट्रेशन तो ये नुकसानदायक नहीं होगी। मगर अगर इससे ऊपर चली जाए, अबव दिस कॉन्सेंट्रेशन क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? इट इज़ गोइंग टू कॉज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज। आपने देखा है कि जब हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो हमें सांस की दिक्कत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। इट विल कॉज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज। नंबर 2, इट इज़ गोइंग टू कॉज हेडेक एंड इट इज़ गोइंग टू कॉज नोसिया ऑल्सो। देखो स्किन एलिमेंट्स हो रही हैं वो एक अलग चीज़ है। ओजोन अगर कॉन्सेंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आ जाए, सो at that time these problems will start occurring. reason behind, because ओजोन अगर ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ब्रेन को आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट यू विल स्टार्ट हैविंग ऑल दीज सिम्टम्स। अब हम देखते हैं ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बच्चों जब हम बना रहे होते हैं वीडियोस उस समय कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसी गलती मिलती है, mark it and let me know so that I can make the corrections there. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें, ओजोन एक न्यूट्रल गैस है। ऑब्वियसली इट डू नॉट चेंज ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ लिक्विड, कलर ऑफ लिटमस पेपर। मैं भी क्या बोल रही हूँ ना। ओके, इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी चेंजेस टू द लिटमस पेपर। नंबर 2, हमने देखा ही है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो भी मैंने आपको बताया, इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे तब हमने देखा कि ओजोन जो है डिकम्पोज होने के बाद ऑक्सीजन देता है एक, विच इज़ वेरी मच रिएक्टिव। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. As a result, it is going to be a very strong bleaching reagent also. Bleaching reagent और agent. ठीक है जी। सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ये माइल्ड रिएक्शन देगा, लेकिन आपको भले ही अच्छा रिएजेंट है, ब्लीचिंग करता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच नहीं करता, बट येस इट हेल्प्स इट इन डूइंग इट। नंबर नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन स्टेरिलाइजिंग। It helps in sterilizing agent. It is a sterilizing agents. स्पेशली हम देखते हैं कहाँ पे ओजोन को यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर वेजिटेबल्स, स्पेशली फॉर्म वेजिटेबल कलर मेकिंग, वेजिटेबल कलरिंग मैटर बनाने के लिए हम ओजोन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर? हम क्या करते हैं, हमने लिया एक वेजिटेबल कलर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने ओजोन पास किया। ओजोन पास करने की वजह से ऑक्सीडाइज हो गया ये, और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट हो गई। कौन हुआ ऑक्सीडाइज? कलर, कलर्ड मैटर बन गया हमारा। हमने कोई भी सब्जी थी उसको रंग करने के लिए, कलर देने के लिए हमने वेजिटेबल कलर लिया और उसको हमने ओजोन में डाल दिया, ओजोन के साथ रिएक्ट कराया तो ऑक्सीडाइज कलर्ड मैटर मिल गया हमें। ये ऑक्सीडाइज कलर्ड मेटल जो है आपकी वेजिटेबल्स को कलर करता है। ठीक, साथ में हम देखते हैं कि जो ओजोन है इट ब्लीचेस किस किस को? इंडिगो को, आइवरी को, डेलिकेट क्लोथ्स को, और आपने आजकल तो देखा है इवन स्किन को भी ब्लीच करने के लिए हम ओजोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन लिटमस पेपर जो है उसको भी ये ब्लीच कर देता है। So ozone bleaches indigo color, ivory, litmus paper, delicate clothes etc. इवन स्किन, मैंने आपको बताया आजकल लोग ओजोन थेरेपीज लेते हैं स्पेशली इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं
that it is thermodynamically वेरी अनस्टेबल। हमने देखा ही है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। स्पेशली क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ये थर्मोडायनेमिकली काफ़ी अनस्टेबल है। इसमें जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव रहेगा, यानी कि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगी, ज़्यादा है। एक्सोथर्मिक है, रैंडमनेस भी है, तो डेफिनेटली डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। व्हाट इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और हमें मालूम है कि जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है वो रिएक्शंस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी, कैन बी एक्सप्लोजिव, कैन बी एक्सप्लोजिव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पड़ा है और टेम्परेचर बढ़ गया है आपका तो इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। इसीलिए इनको हमें ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ टेम्परेचर जो है वो लो रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखो, अगर मान लें आपके पास ऑक्सीजन है, ओजोन पड़ी है, रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है। सो ये धीरे धीरे रिलीज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यही ओजोन हाई टेम्परेचर पे है, लेट अस से 455 केल्विन पे चली गई इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, जो कि इस रिएक्शन के टेम्परेचर को कम करेंगे, कन्वर्ट करें, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एन ऑक्सीजन एट अ वेरी फास्ट पेस एंड दिस इज गोइंग टू बी हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए इसे हम हमेशा लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं इन आर लेबोरेटरीज ऑल्सो, ठीक है जी। सो दिस इज योर फर्स्ट, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ब्लीचिंग, स्टरलाइजेशन, नंबर 4, एंड देन यू हैव थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। और अब नंबर 6 देखते हैं यहाँ से, एक और रिएक्शन है इसका, इट लिबरेट्स ऑक्सीजन विद peroxides। peroxides के साथ इट इज गोइंग टू लिबरेट ऑक्सीजन। देखे कैसे, मान लीजिए आपके पास H2O2 है, अगर आपने ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन की तो आपको वाटर मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। सिमिलरली आपके पास दूसरा ऑक्साइड है बेरियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन आपने की ओजोन के साथ, बेरियम कैसा है, peroxide है, सो अगेन दिस इज गोइंग टू रिलीज बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है जी। सो दीज आर दी chemical reactions, and last one more reactions that we need to understand is number 7. Number 7 is it helps in the formation of, it helps in the formation of ozonides। ओजोनॉइड्स आपने केमिकल इसमें कार्बोनेट्स कंपाउंड में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड होती है और उसमें आप ओजोन डाल दें तो वो एक घर बना लेता है। याद आया कुछ, घर कैसा, ये देखो घर बन गया है ना, ये घर बन गया। अब हमें मालूम है ये जब डिकम्पोज करता है इट इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। और हमें याद होगा, आपको मैंने आपको पहले भी बताया, ये बुआ है जिसने घर तोड़ देना है। नाउ इट इज़ अ सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इट इज़ गोइंग टू डिसोसिएट इनटू अ सिमेट्रिकल कंपाउंड, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन आपकी जाएगी, गायब हो जाएगी, एंड दिस विल ब्रेक सिमेट्रिकली, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म HCHO, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपको एल्डिहाइड के मिल जाएंगे। जिस तरह हमने ऑक्सीजन का देखा था, इट्स रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स या सॉल्ट के साथ, वैसे ही हम ओजोन की भी रिएक्शंस देखेंगे, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की कैपेसिटी देखेंगे कैसे कैसे है, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, मेटलॉइड्स के साथ एंड सॉल्ट्स के साथ, यानी कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। फटाफट से इसके रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिएक्शन, लेट अस से विद जिंक सल्फाइड, यानी मेटल्स के साथ ओजोन की रिएक्शन होगी। बनेगा क्या कंपाउंड, सल्फेट ही बनना है, लेकिन ऑक्सीजन साथ में लिबरेट हो जाएगी। अब सोचो कॉपर सल्फाइड है तो ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यस इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। आई होप दीज आर नॉट डिफिकल्ट। कैडमियम के साथ अगर सल्फाइड यूज़ कर रहे हो आप तो अगेन कैडमियम क्या बनाएगा, सल्फेट, यस, और ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। यानी कि अगर मेटल सल्फाइड रिएक्ट करते हैं
ओजोन के साथ, तो आपको हर बार सल्फेट मिलेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी. सो इसको आप सिंपल को, जैसे क्लास 10 में आपने याद किया था, एनी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, वैसे ही याद रखिए मेटल सल्फाइड जब भी रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो क्या लिबरेट करेगा, मेटल सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. ठीक है, इसे याद रखिए. और रिएक्शंस देखते हैं कंपाउंड्स के साथ इसकी. HCl ले लेते हैं विच इज एन एसिडिक कंपाउंड. ओजोन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, वाटर. क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड ओजोन विल बी लिबरेटेड. और आपको याद है ब्लीचिंग एक्शन में क्लोरीन का लिबरेट होना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सिमिलरली, आप थर्ड वन देखो नाइट्रेट्स के साथ. अगर नाइट्रेट की रिएक्शन ओजोन के साथ करें तो ये जो है नाइट्रेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट विल बिकम ऑन टू दी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर. पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है आपने और उसकी आपने ओजोन के साथ रिएक्शन कर दी, तो ये क्या लिबरेट करेगा, ये बनाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड ओजोन की बजाय ऑक्सीजन निकल जाएगी. इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी कंपाउंड के अंदर हैलाइड है, कंपाउंड के अंदर हैलाइड बना हुआ है, तो वो आयोडीन जो भी हैलाइड होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकल जाएगा अलोंग विद ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन अगर मुझे करना हो तो मैं ये रिएक्शन यूज करूंगी. क्यों यूज करेंगे वो भी देखिए. इसमें होगा क्या, आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है. ठीक है, ये जो आयोडीन गैस है इट कैन बी टाइटरेटेड अगेंस्ट, this can be titrated against the solution of standard solution of थायोसल्फेट. आपने क्लास 11 में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ हमने एस्टिमेशंस पढ़े थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, कि उसकी प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखें 1 पोटाशियम ओके, 1 आयोडीन 2 आयोडीन, तो वी हैव टू पुट 2 ओवर हेयर एंड देन 2 ओवर हेयर, 2 पोटाशियम 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन, नाउ 2 हाइड्रोजन, 3 and 1 4 ऑक्सीजन, सो 2 and 2 4 ऑक्सीजन. नाउ इट इज बैलेंस्ड. इसका मतलब अगर मैं 2 मॉलिक्यूल पोटाशियम आयोडाइड के लेती हूँ तो 1 मॉलिक्यूल आयोडीन का निकलेगा, या 1 मॉलिक्यूल ओजोन का 1 ही मॉलिक्यूल आपको आयोडीन का दे रहा है, यानी कि रेशो क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स की, 1 and 1. तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी आयोडीन जो है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रही है. थायोसल्फेट आई कैन कैलकुलेट कितना मैंने लिया है वो मुझे पता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसके अंदर डालते चले गए. जहाँ ये न्यूट्रलाइज हो गया आई कैन मेक आउट कितना आयोडीन इसमें होगा. जितना आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा उतने ही ओजोन के मॉलिक्यूल होंगे. सो आई कैन ईजिली क्वान्टिफाई कि ओजोन कितना है. सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. FeSO4 लिया हमने विच इज़ एसिडिफाइड विद H2SO4. दिस इज, जब भी ये होगा ध्यान रखिए, इसको हमेशा बोलेंगे आप एसिडिफाइड FeSO4. ठीक है जी. इसके अंदर जब आप ओजोन डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, FeSO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, किसकी, आयरन की. FeSO4 से आप Fe2SO4 हो गया प्लस वाटर. ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है, इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है जी. यानी कि अगर आपको ऐसा कोई एलिमेंट है विच कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप सोच के रखिए इट इज़ क्वाइट पॉसिबल इट विल ऑक्सीडाइज्ड एंड हैव अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड की. पोटाशियम फेरोसाइनाइड वेयर FeCN6+4 होता है और पोटाशियम आपका 1 प्लस और ये -4 होता है. ये -4 ये +1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 यहाँ आ गया, यहाँ 1 आ गया. आई होप यू कैन मेक दिस आउट इजीली. इसको पानी में मिलाया, आपने सॉल्यूशन बनाया,
अब आयरन है, आयरन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, वी हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CN6 यहाँ -4 था, -3 हो गया, -4 से -3 जा रहा है, इसका मतलब वी आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिकॉज नेगेटिव में अगर कम हो रहा है तो वी आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव स्केल, सो इट इज गेटिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस यू विल हैव KOH प्लस वाटर विल बी, ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड, क्योंकि इस केस में आपको हाइड्रोक्साइड बन गया तो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिलीज। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की जो थी दैट हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे कंपाउंड जब बना है तो यहाँ ऊपर हम इस तरह से लिख सकते हैं FeCN6 4 माइनस था, नाउ इट हैज़ बिकम FeCN6 -3 बन गई है, ठीक है। सो इट हैज़ गॉट ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली आप देखो एक और एग्जाम्पल देखो, इस तरह से आपको सारे एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, और उसके आगे आपको रिएक्शंस करनी आ जाएंगी। KMnO4 को K2MnO4 लिया हमने और इसको पानी के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। हमें मालूम है ये क्या है -2, ये क्या है +1, मैग्नीज की निकाल लें तो ये क्या हो जाएगी 2 + x - 8 = 0, सो x विल बी इक्वल टू +4, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा KMnO4, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7, प्लस यू विल गेट KOH प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप +4 से +7 की तरफ चले गए हो, देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय +3, ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं पोटाशियम मैग्नेट से हम परमैग्नेट में कन्वर्ट हो गए। दिस इज नॉट द पोटाशियम परमैग्नेट, दिस इज कॉल्ड एज पोटाशियम मैग्नेट। आप सोच रहे होंगे मैम NCERT में नहीं है, करनी ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो मैंने आपको मार्क कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ समझिए, याद रटनी नहीं है। रिएक्शंस रटेंगे तो कभी याद नहीं होंगी। पर मैग्नेट रिएक्शंस अपने आप याद हो जाती है इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। आगे आपकी सारी कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट रिएक्शंस अब देख लेते हैं फटाफट कि नॉन मेटल्स के साथ इसके रिएक्शंस कैसी है। जब भी आपका ओजोन किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमेशा आपको ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे। अब देखते हैं ऑक्सी एसिड्स का क्या मतलब है। सिंपल सी कहानी है, नॉन मेटल में मोस्टली आपको रिएक्शन मिलेंगी सल्फर की, फास्फोरस की और आयोडीन की, एंड आयोडीन विल बी मॉइस्ट बिकॉज आयोडीन अदरवाइज सॉलिड केस में होता है, कंडीशन सॉलिड स्टेट में रहता है। तो अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करना है उसे हमें पहले मॉइस्ट कंडीशन में या लाना पड़ेगा। सो इसके रिएक्शन जब भी आप ओजोन से करोगे इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल देखो, आयोडीन को मॉइस्ट किया पानी मिला के, दिस इज द मॉइस्ट आयोडीन, ओजोन के साथ रिएक्ट की, ऑक्सी एसिड बनना है। एसिड क्या बनेगा, अगर ये ना होता तो HI बनता, ऑक्सी एसिड का मतलब है HIO, बन गया आपका ऑक्सी एसिड, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए, अगर आपकी सल्फर है, ठीक है, उसको आपने पानी में मिलाया और ओजोन से रिएक्ट किया, तो अब बनना क्या था, अगर ये ना होता तो आपको क्या मिलता H2SO4। अगर ऑक्सी आ गया, आप अगर यहाँ पे पानी ना होता, सॉरी, सल्फर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करते खाली ऑक्सीजन की, तो क्या बनता आपका SO3 बन जाता। पानी से मिलाया तो आपको क्या बन गया H2SO4। कैसे हुई ये रिएक्शन का आप जरा स्टेप देखिए, इस रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ओजोन की जो भी रिएक्शंस होंगी उनमें कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप होगी रिएक्शन। O3 इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू O2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपकी सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी टू फॉर्म SO3, ठीक है। ये SO3 आपका रिएक्ट करेगा पानी के साथ टू फॉर्म H2SO4, ठीक। अब देखो SO3 बन रहा है, इसको बैलेंस करते हैं, 3 ओजोन आ जाएंगे। 3 ओजोन चाहिए तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा 3SO3 आ गया, पूरा SO3 और H2SO4, तो 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है। अब देखो इस सारी की सारी रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, ऑल दी स्टेप्स, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप्स को ऐड कीजिए। देखिए ये O इससे कट जाएगा,
SO3 इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, O3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सल्फर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वाटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, ऑक्सीजन एंड H2SO4। तो यहाँ पे क्या आएगा, H2SO4 प्लस ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड। ऑब्वियसली कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं, तो हम यहाँ पे भी इसके 3 ही मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो दिस इज 3 ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड। ठीक है जी। सो ये सारी रिएक्शंस आपकी स्टेप बाय स्टेप ही हो रही हैं। चलो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूँ, मुझे करके बताइएगा। ठीक है, P4 प्लस O3 प्लस वाटर गिव्स अस, वीडियो को पॉज कीजिए, जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं उन तीनों स्टेप्स को लिखिए और फिर इसको ऐड कीजिए तीनों स्टेप्स को, और मुझे बताइए कि इस रिएक्शन का आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पॉज योर वीडियो एंड देन आंसर इट, उसके बाद मैं आपको आंसर देती हूँ। पॉज इट। ओके, लेट्स डू इट। ओजोन है, इट इज गोइंग टू गिव यू O2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपकी स्प्लिटिंग हो गई है। उसके बाद आपका P4 आएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड P2O5। नाउ बैलेंस करें, ये 4 हैं, ये 2 हैं, तो इट हैज़ टू बी 2 and 5 10, इसका मतलब ये 10 मॉलिक्यूल्स आए, 10 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब यहाँ 10 चाहिए तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 के साथ। नाउ P2O5 विच इज जितने यहाँ हैं उतने ही लिखने हैं, ट्वाइस। इसको हमने वाटर ऐड किया, इसकी रिएक्शन की, P2O5 का जब पानी के साथ मिलाओगे इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, सो ये क्या बनाएगा, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब इस तीनों रिएक्शंस को जरा आप ऐड कीजिए। देखो, हम पहले इसको रीराइट कर लेते हैं ऑन वन साइड सो दैट वी कैन ईजिली ऐड इट अप। 3 आपके ओजोन आपके 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 10 ही मॉलिक्यूल आपके नेसेंट ऑक्सीजन के आगे। ठीक है जी। नाउ P4 प्लस 10 ओजोन ऑक्सीजन गिव्स अस 2 P2O5, ये भी करेक्ट हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, 2 P2O5 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करते हैं पहले। 3 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ 4 हैं तो आई विल पुट 4 ओवर हेयर, क्योंकि 4 फॉस्फोरस हैं, 4 फॉस्फोरस। 2 and 5 10, चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। 12 हाइड्रोजन है तो ये 2 है, 6 हो गया। नाउ 2 and 5 10 and 6 16, 4 4 the 16. Now it is a balanced reaction, so we can say P2O5 plus 6H2O gives us 4H3PO4. करेक्ट। नाउ एड इट अप, जब ऐड करेंगे तो आप देखिए P2O5 कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, 10 ओजोन ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, अब और कुछ कैंसिल नहीं होता। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई विल ऐड ऑल द रेस्ट ऑफ दीज molecules or the compounds in the reaction. 10O3 plus P4 plus 6H2O gives us 4H3PO4 plus 10 molecules of oxygen will be liberated. So यहीं पर इसको लिख लेते हैं। So 10O3 plus P4 plus 6H2O gives us 4H3PO4 plus 10 oxygen molecule will be liberated. So this is how ओजोन के साथ जब रिएक्शन होगी स्टेप बाय स्टेप होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन हमें कहीं और भी काम आने वाली है, इसलिए इस स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को लिखना समझ जाइए। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटलॉइड्स के साथ ही कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटल के साथ ऑक्सी एसिड्स बनाए, मेटलॉइड्स के साथ भी ये क्या बनाएगा, ऑक्सी एसिड्स। अब देखो कैसे, मेटलॉइड्स में हमारे पास क्या है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है ना। तो आर्सेनिक लेते हैं जरा, आर्सेनिक की रिएक्शन कीजिए ओजोन के साथ, क्या बनाएगा आपको, यस ऑब्वियसली वाटर इज देयर, तो आर्सेनिक का एसिड बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, H3ASO4। ठीक है, दिस इज नोन एज आर्सेनिक ऑक्साइड। रिएक्शन एसिड, सॉरी आर्सेनिक एसिड। अब देखो ये रिएक्शंस होंगी सारी फिर वही स्टेप बाय स्टेप ही हैं। ठीक है, ओजोन टूटेगा, आर्सेनिक कंबाइन करेगा, उसके बाद पानी आएगा, एसिड बन जाएगा, जैसे यहाँ ऊपर किया हमने।
बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्शंस होंगी. सो बैलेंस करें अगर इसको, तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो आई विल पुट 3 ओवर है, 2 ओवर है, 6 हो गए. नाउ 2 आर्सेनिक, 2 आर्सेनिक, 2 4 ज़ा 8, 3 एंड 3 6 है. सो आई कैन पुट हेयर 3 और 6 9 4 एंड ओके, नई बैलेंस नहीं हुई है. सो इट इज़ गोइंग टू बी ओके. ऑक्सीजन तो लिखना ही भूल गया आप. ऑक्सीजन गैस विल ऑल्सो बी लिबरेटेड. तो 5 ऑक्सीजन ये भी होगी, तो 10 और 8 कितनी होगी, 18. तो ये हो जाएगी 5, 15 और 3 18. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी आउट विद रिएक्शंस विद मेटलॉइड. आप चाहो तो एंटीमनी के साथ भी एक रिएक्शन करके देखिए, यू विल फाइंड द आंसर्स टू इट ईजिली. इसके साथ भी H3SbO4, क्योंकि ये सेम ग्रुप में बिलोंग करता है. क्या है, नाना पाटेकर असरानी सभी बिंदास. So again 2 over here and 2 over here and 5 over here and 3 over here plus 5 oxygen will be liberated. ठीक है. लास्ट हम देखते हैं कि मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन ओजोन की कैसी रहती है. मेटल के साथ ओजोन जब भी रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म सिंपल ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड और ऑक्साइड ये दे देगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट शुड बी इनफ. किसी भी मेटल के साथ ओजोन रिएक्ट करेगी तो आपको ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड. सिमिलरली आप मरकरी का देख लीजिए, इट इज गोइंग टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बी लिबरेटेड एंड दिस इज कॉल्ड एज मर्क्यूरस ऑक्साइड. ठीक है. ठीक. सो दिस इज व्हाट इज. अच्छा, ये रिएक्शन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मरकरी वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें ध्यान रखनी है. यूजुअली आपने देखा होगा मरकरी जो है वो ग्लास को स्टिक नहीं करता है. ठीक है. लेकिन जब ये मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाता है, ये ग्लास को स्टिक करने लगता है. सो यूजुअली मर्करी डू नॉट स्टिक टू ग्लास, ये हमें पता ही है. ठीक है. सो यूज्ड इन थर्मोमीटर, इसीलिए हम थर्मोमीटर में इसको यूज करते हैं, क्योंकि ग्लास को चिपकता ही नहीं है. बट मर्क्यूरस ऑक्साइड starts sticking to glass. और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मर्करी टू स्टिक टू द ग्लास इज कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ मर्करी. कई बार ये 1 मार्कर में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेलिंग ऑफ मर्करी, या इन टेलिंग ऑफ मर्करी व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ मर्करी. तो आप सोचते रहेंगे कि टेलिंग ऑफ मर्करी होता क्या है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, याद रखिएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड ही टेलिंग ऑफ मर्करी है. चलिए यूजेस ऑफ मर्करी फटाफट से देखते हैं. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस देखते हैं कि मर्करी का स्ट्रक्चर कैसा है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा है. ओजोन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. इट हैज़ अ सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. विद ऑक्सीजन, अनदर ऑक्सीजन, एंड देयर इज अनदर पाई बॉन्ड विद बोथ द ऑक्सीजन्स. दीज आर द पाई बॉन्ड्स. और इसका एंगल कितना है, 117 डिग्री. होता क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की सिंगल डबल बॉन्ड देखते हैं तो उसकी लेंथ आती है 128 पिकोमीटर. ठीक है जी. और अगर हम ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो उसकी लेंथ आती है 148 पिकोमीटर. लेकिन ओजोन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो लेंथ आ रही है, इट इज़ 122 नॉर्मल. यहाँ आ रही है 128 पिकोमीटर, यानी कि इन बिटवीन आ रही है. एंड देयर इज अ पाई बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स. और ये जो आपका 117 डिग्री एंगल है, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड. कितना होता है यूजुअली, सोच के बताइए, 109 डिग्री. नाउ देयर इज अ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये एंगल आपका बढ़ गया है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. अब फटाफट इसके यूजेस देखते हैं ओजोन के क्या हैं. वैसे तो आपको सब पता चल ही गया है. सबसे पहली चीज़ ये है, इट हेल्प्स इन डिसइंफेक्टेंट. इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इन स्टेरिलाइजिंग वाटर.
क्यों? बिकॉज जो आपकी ओजोन होती है इट इज जर्मीसाइडल, आपको मालूम ही है, आप सब इंटेलिजेंट हैं। इट इज जर्मीसाइडल, इसीलिए एज अ डिसइंफेक्टेंट या स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में इसको यूज किया जाता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, फ्लावर, स्टार्च, जो आप बिल्कुल वाइट वाइट चीज़ें देखते हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लीचिंग। नेक्स्ट इज आप देखोगे ओजोनाइलेजिंग ओनोलाइज ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एल्कीन्स हैं तो अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन चाहिए, वहाँ से अल्कोहल चाहिए मुझे वहाँ से, तो मैं वहाँ पे ओजोनोलिसिस कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है इसके यूजेस? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर KMnO4 हमने बनाया ही था। हमने पोटाशियम मैग्नेट से पोटाशियम परमैग्नेट बनाया था। दूसरी चीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिल्क फॉर्मेशन के अंदर। या सिंथेटिक कैम्फर बनाने में भी ओजोन का यूज़ होता है। तो घर पे जब हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं और कपूर जलाते हैं तो ध्यान रखिए जो सिंथेटिक कपूर आता है दैट इज़ हैविंग ओजोन, ठीक है, उसी से बनाया गया है उसको। दूसरा आप देखें, नेक्स्ट यूज देखेंगे आप इसका, इट इज़ यूज इन डिस्ट्रॉइंग बैड ऑर्डर ऑफ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस या बुचर हाउस जो है, वहाँ पे जो बैड ऑर्डर रहती है उसको दूर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम्स इट इज़ यूज टू एज अ प्योरीफाइंग एयर। कहाँ पे? जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, ठीक है, क्लोज्ड एरिया होता है, इन क्लोज्ड एरियाज हैविंग लार्ज गैदरिंग। जैसे आपने देखा होगा आपके सिनेमा हॉल्स में बहुत गंदी सी स्मेल आती है कई बार, सो वहाँ इसको यूज़ किया जाता है इन सिनेमा हॉल्स। या आपके ऑडिटोरियम्स लगा लो, ठीक है, ऑडिटोरियम्स में इसको यूज़ करते हैं। या आप अंडरग्राउंड आपकी जो रेलवेज़ रहती हैं जहाँ फ्रेश एयर नहीं जा सकती है, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। मेट्रोज़ में इसको यूज़ किया जाता है। सो टू प्योरीफाई एयर इन एनी क्लोज्ड एरिया, वहाँ पर हम ओजोन का यूज़ करते हैं। ओजोन का लास्ट टॉपिक बहुत सिंपल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन वीडियो बंद करने से पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम यहाँ कुछ और भी बात करने वाले हैं, तो इसीलिए बंद मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिए। सो पहली चीज़ क्या है आपके CFCs क्या होती हैं? दैट इज डाइक्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है जी। इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है सो व्हाट हैपन्स, आपकी क्लोरीन लिबरेट हो जाती है, यहाँ से एक क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है। आप सोच रहे होंगे क्लोरीन का बॉन्ड क्यों टूटा, सोचो, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचना चाहिए आपको। ये है मेरे पास एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, क्लोरीन, हो क्या रहा है? फ्लोरीन being more electronegative, it is going to attract electron shared pair towards itself. As a result, ये क्लोरीन बॉन्ड्स जो है वो वीक हो जाएंगी एंड इट विल स्टार्ट लिबरेटिंग। पहले एक बॉन्ड टूटती है, दोनों बॉन्ड्स एक साथ नहीं टूटेंगी, पहले एक टूटेगी फिर फर्दर टूटेगी। सो एज अ रिजल्ट क्लोरीन विल बी लिबरेटेड। ये क्लोरीन क्या करेगी? ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरो ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देगी, क्योंकि ओजोन का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना। जब हमें पता था जब हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाता है? क्लोरो एसिड्स। अब ये एक ClO बना दिया। ये ClO जो है जब नेसेंट ऑक्सीजन एक और मिलेगा उसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो हमने पढ़ा था जब कि ऑक्सी एसिड्स बनते हैं अगर हैलाइड्स बीच में है, तो देखो हैलाइड जो भी होगा उस वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। अनदर जितने भी बचे हुई चीज़ें होंगी सब मिलके एक कंपाउंड बना देंगी। अब देखो क्या हो रहा है, ओजोन ने पहले क्लोरीन को क्लोरो ऑक्साइड में बनाया और ये क्लोरो ऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोल क्या है, नेगेटिव रोल क्या है? ये क्लोरीन दे रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, ओजोन को तोड़ देगा, एज अ रिजल्ट ओजोन की डिप्लीशन होती चली जाएगी, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये मिलते कहाँ हैं? दीज आर फाउंड इन एरोजोल प्रोपेलेंट्स and it is also found in refrigerants,
ठीक है। आप देखो जो एरोजोल प्रोपेलेंट है इसमें से क्या हो रहा है, एक्चुअली फ्रियॉन्स होते हैं। दीज फ्रियॉन्स इन एरोजोल प्रोपेलेंट, फ्रियॉन्स इन एरोजोल प्रोपेलेंट जो होते हैं, ये जो एरोजोल प्रोपेलेंट है इनमें क्या है, फ्रियॉन्स होते हैं। ये फ्रियॉन्स जो हैं दिस इज गोइंग टू रिएक्ट लाइक दिस ओनली, जैसे कि अभी क्लोरीन ने रिएक्ट किया है। ठीक है जी। सो एवरी 1% डिप्लीशन of ozone will increase the 2% chance of skin cancer। 1% अगर ओजोन बिगड़ती है, कम होती है, तो दुगने चांसेस हो जाते हैं स्किन कैंसर होने के। ठीक है जी। दूसरा मेथड कौन सा है, एक तो डिप्लीशन का कारण ये हो गया, और लास्ट हमारे पास जो आज के लिए है वो है हमारा सेकेंड रीजन, दैट इज दी सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स। ये भी कल्प्रेट हैं ओजोन को डिप्लेट करने में, क्योंकि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं जब ये एग्जॉस्ट करते हैं इसमें से कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, NO निकलती है, NO निकलता है। ये NO जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में रिलीज होती है जहाँ पे आपकी ओजोन गैस है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ही ओजोन से रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देगा। तो जितनी ज़्यादा NO होगी उतना ज़्यादा ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और उसको डिप्लीट करती चली जाएगी। सो ये दो मेथड्स हैं जिसकी वजह से ओजोन आपकी डिप्लीट हो जाती है। विद दिस वी आर गोइंग टू कल्मिनेट विद द टॉपिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।